Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Alham Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor. Students, यूनिट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपकी बुक का लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट जो है वो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के हवाले से है। जब हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें जो है वो या दो जो है वो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को हम इकट्ठे जो है वो डिस्कस करेंगे, एक एटॉमिक फिजिक्स और दूसरा न्यूक्लियर फिजिक्स। जब हम एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं तो एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और एटम के पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। ये बात याद रखें कि एटम के बारे में जब एटम डिस्कवर नहीं हुआ था तब भी जो है वो इसके बारे में एक कंफर्मेशन थी कि एक छोटा पार्टिकल मौजूद है जिसकी वजह से मिलकर जो है वो एक मैटर बनता है या लार्जर जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट किसने प्रोवाइड किया था? ये ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस ने जो है वो कहा था कि जितने भी हमारे पास मैटर हैं वो तमाम के तमाम मैटर जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? एक छोटे पार्टिकल से, जिसको हम जो है वो क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब बात यह है कि ग्रीक्स में जो एटम का कॉन्सेप्ट था, एटम का कॉन्सेप्ट जो है वो एटम के डिस्कवर होने से बहुत ज़्यादा पहले मौजूद था और एटम का वर्ड भी एक ग्रीक लेटर से जो है वो डिराइव किया गया है। और वो ग्रीक लेटर कौन सा है? ग्रीक लेटर है हमारे पास ओटोमोस। और ओटोमोस का मतलब क्या है? ओटोमोस का मतलब है इनडिविजिबल, यानी कि ग्रीक्स ये बिलीव करते थे कि हमारे पास एक सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि इनडिविजिबल है, जिसको यानी कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। सबसे छोटा पार्टिकल यही है। लेकिन मॉडर्न साइंस ने ये प्रूव किया कि ये जो हमारे पास एटम है ये फर्दर जो है वो डिविजिबल है। इसको फर्दर जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड कर सकते हैं? प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में। और इसी तरह प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो एटम है वो इंडिविजिबल है, यानी कि इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में जो है वो सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास जो एटम है, एटम का जो स्ट्रक्चर था, एटम का स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया। जिस तरह जो है वो रदरफोर्ड और इसी तरह बोहर ने जो है वो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताई कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से है। लेकिन रदरफोर्ड ने जो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें बताई वो क्या बताई? वो ये बताई कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि एटम के अंदर मौजूद होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है? एक स्मॉल रीजन में। और उस स्मॉल रीजन को क्या हम बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आपके सामने रेड कलर से जो है प्रेजेंट किया है। और न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वो दो तरह के पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? एक जो है वो हमारे पास प्रोटॉन, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और दूसरा जो है वो दूसरी तरह के जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। और दोनों पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मिलकर क्या कहलाते हैं? न्यूट्रॉन कहलाते हैं। बात यह है कि हमारे पास जो हमारा ये पोर्शन होता है न्यूक्लियस का, ये पोर्शन एटम के मुकाबले में बहुत स्मॉल होता है। एटम के मुकाबले में स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि तकरीबन ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, पाथ्स होते हैं, सर्कुलर पाथ्स, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। अब ये हमारे पास जो जो पाथ्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े होते हैं। और बहुत ज़्यादा जब बड़े होते हैं तो ये एक ऑर्बिट नहीं होता हर एक जो है वो एटम में, बल्कि एक से ज़्यादा ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं। तो जब एक से ज़्यादा ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं तो एटम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसका साइज लार्ज हो जाता है। लेकिन एटम का साइज लार्ज होने से न्यूक्लियस का साइज जो है वो लार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस जो है वो एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम बहुत स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डिस्टेंसेस के ज़्यादा होने की वजह से हमारे एक एटम का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास जो एटम है, एटम के अंदर जो है वो हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल्स हैं। एक प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, दूसरा न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल हैं। ये दोनों पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और हमारे पास तीसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है। और ये पार्टिकल जो है वो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी भी एटम को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, एटम जो है वो लेट्स से हमारे पास जो सिंपलेस्ट एटम है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H11। तो हमारे पास जो है वो हम उसको जब डिनोट करते हैं तो एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और एटॉमिक मास नंबर की बेस पर जो है वो उसको डिनोट करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास एटॉमिक नंबर की बात कर ली जाए तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि
हमारे पास एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, इस चीज़ को जो है वो हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स कैपिटल जी से। तो दूसरा जो है वो न्यूट्रॉन नंबर की बात कर रहे हैं। न्यूट्रॉन नंबर में जो हमारे पास जिस तरह बाय नेम पता चल रहा है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि एक एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो इस वजह से हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, तो न्यूट्रॉन नंबर क्या है, न्यूट्रॉन जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी एटम है। उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास नंबर की। एटॉमिक मास नंबर को सिंपली जो है वो एटॉमिक मास भी कहा जाता है या मास नंबर भी कहा जाता है। तो हमारे पास जो एटॉमिक मास नंबर है ये क्या है, ये बेसिकली सम है, किसका सम है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स नंबर जो कि हमारे पास जो है वो कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इसी तरह हम जो है वो इसमें ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनको हम जो है वो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स जो है वो जब ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास मास नंबर आएगा, और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। तो अगर जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है, तो इस लिहाज से जो हमारे पास कैपिटल ए है, कैपिटल ए किसके बराबर होगा, हमारे पास कैपिटल ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कैपिटल जी एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कैपिटल एन। तो ये हमारे पास इक्वेशन या मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है कि एटॉमिक मास नंबर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। अब बात यह है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इनका कोई ना कोई मास है। क्यों मास है, क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं। अब जब पार्टिकल्स हैं और इनका कोई मास है, तो हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो मास इक्वल होता है। प्रोटॉन मास जो है वो इक्वल होता है किसके, न्यूट्रॉन मास के, नियरली इक्वल, यानी कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, लेकिन दोनों जो है वो तकरीबन बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास जो हमारे इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के मुकाबले में 1836 टाइम्स जो है वो कम होता है, या ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो हैवियर होता है 1836 टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम जो है वो जो एटम का मास जो है वो जब हम देखते हैं, तो एटम का मास जो है वो कैसे देखते हैं, प्रोटॉन का मास, यानी कि जितने भी हमारे पास प्रोटॉन्स हैं उन सब का जो है वो मास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने भी होते हैं उन सब का मास जो है वो उसको जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से हमारे पास हमारे एटम का मास आ जाता है। तो इस तरह से हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा जो है वो माइन्यूट होता है, कम होता है। तो इस वजह से हम जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कैलकुलेट नहीं करते, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की जब बात की जाती है तो आइसोटॉप्स जो है वो क्या है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक हमारे पास एलिमेंट है उसके डिफरेंट एटम्स होते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर। तो जब हम सेम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो सेम एटॉमिक नंबर में हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एटम्स होंगे एक एलिमेंट के, उसके सेम एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि उसके जो है वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो सेम होगी। और डिफरेंट मास नंबर, उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर का मतलब क्या है कि एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। तो जब एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं किसके अंदर, हमारे आइसोटॉप्स के अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स,
ये कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें जो एग्जांपल है आइसोटोप्स की, सबसे जो कॉमन एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के हवाले से, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो 3 हैं बेसिकली। H11 जो हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये सबसे कॉमन आइसोटोप है। और H11 में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो Z से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो इसलिए मैं Z जो है वो उसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। Z इज इक्वल टू 1, यानी कि इसमें जो है वो क्या है, इसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो 1 हैं, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 हैं। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 हैं तो हमारे पास जो इसका एटॉमिक मास नंबर है वो क्या होगा, 1 + 0, यानी कि Z + N है हमारे पास, तो 1 + 0 जो है वो क्या है, 1। तो इस तरह से हमारे पास H11 है, और H11 जो है वो क्या कहलाता है, ये प्रोटियम कहलाता है। तो इसका जो है वो नाम है प्रोटियम। प्रोटियम के बाद जो हमारे पास दूसरा इसका आइसोटोप है हाइड्रोजन का, दूसरा आइसोटोप क्या है हमारे पास, दूसरा आइसोटोप है स्टूडेंट्स H12 जो हमारे पास आइसोटोप है, इसमें जो हमारे पास Z की वैल्यू है, Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिस तरह आपको पहले भी बताया गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि Z की वैल्यू 1 होगी। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो जब डिफर करेंगे तो प्रोटियम से इसका डिफरेंस क्या है, इसमें जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 1 है। तो इसके लिहाज से क्या होगा, 1 + 1 जो है वो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यानी कि इसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 2 हो जाएगा। और इसको हम जो है वो बोलते हैं स्टूडेंट्स ड्यूट्रियम। और इसी तरह हमारे पास तीसरा जो इसका आइसोटोप है हाइड्रोजन का, वो कहलाता है H13। और H13 जो है वो, उसमें आप देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब ये है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम है एज कंपेयर टू प्रीवियस आइसोटोप्स। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब 2 हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना बन जाएगा, 1 + 2 = 3। तो ये हमारे पास जो है वो कहलाता है ट्रिटियम। तो ये हमारे पास 3 आइसोटोप्स जो हैं वो मौजूद हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफर करते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन नंबर। अब बात यह है कि हमारे पास जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स मौजूद नहीं, बल्कि इसके अलावा भी मुख्तलिफ तरह हमारे एटम्स हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जिनके डिफरेंट आइसोटोप्स मौजूद हैं। जिस तरह हमारे पास कार्बन है, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, C612, C613। और इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके जो है वो आइसोटोप्स होते हैं। अगर जो है वो कोई नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के नहीं है तो हम उसको आर्टिफिशियली जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं और वो किस तरह से जो है वो वर्क करेंगे, उसके हवाले से जो है वो हम इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।